हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी और आज का टॉपिक रहेगा रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एज अ थ्रेट टू इंडिया। किस तरह से जैसे पाकिस्तान हमारे लिए मेजर सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है, और साथ ही हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से आफ्टर कैरिंग आउट अटैक ऑन इंडिया पाकिस्तान कैसे उसको एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का यूज़ करके नकार देता है कि हमने कभी भी इंडिया पे अटैक नहीं किया गया, और कौन कौन सी मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू एंड कश्मीर में स्टिल एक्टिव है और पाकिस्तान ने उसको किस तरह से सपोर्ट किया है। तो ये सब हम इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एज अ थ्रेट टू इंडिया और राइज ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। कैसे टेररिज्म इंडिया में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले टेररिज्म की अगर डेफिनेशन देखें, कोई यूनिफॉर्म इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे यूनाइटेड नेशन ने भी अभी इसको कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नेशन में टेररिस्ट एक्ट डिफरेंट है। जैसे किसी के लिए वो फ्रीडम फाइटर है, किसी के लिए वो टेररिस्ट है। जैसे बुरहान वानी इज़ अ फ्रीडम फाइटर फॉर जम्मू एंड कश्मीर पीपल, सम सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल एंड आल्सो फॉर पाकिस्तान, एंड इट इज़ अ टेररिस्ट। दिस पर्सन वॉज टेररिस्ट फॉर इंडियन डिफेंस फोर्सेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो टेररिस्ट था। अब जैसे एक और परसेप्शन है कि भगत सिंह वॉज अ revolutionary for India, but at the same time it was a terrorist for the British government present at that time। तो ये है मेनली आपका परसेप्शन का कि किस तरह से आप वन पर्टिकुलर एक्ट को देखते हैं। तो टेररिस्ट की आपकी कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है अभी तक, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने भी इसको कोई डेफिनेशन नहीं दे पाया है। तो इसके लिए बोलते हैं कि कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन होनी चाहिए, डिमांड है किसकी, तो टेररिस्ट की कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। तो इंडिया में अगर देखिए तो 3 मिनिस्ट्री हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड कैबिनेट सेक्रेटरी, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के लिए। एंड वर्किंग लेवल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म जो इंडिया में है, जिसको जो फंक्शनल है डेफिनेशन, वो है जैसे फिनोमिना वेयर ए ग्रुप और इंडिविजुअल रिजोर्ट टू यूज वायलेंस टू अचीव अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल गोल। तो 2 तरह के गोल उनको अचीव करने होते हैं। ये क्या है, एक फिनोमिना है जिसमें ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है और इंडिविजुअल का। ये एक सिस्टमैटिक अटैक होता है हमेशा, इट्स अ सिस्टमैटिक, इट्स अ प्लान्ड अटैक टू अचीव पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल गोल। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई टेररिस्ट अटैक सडन से हो गया। सबसे पहले वो कोई अटैक करने से पहले दे सिलेक्ट ए साइट, जैसे 2001 में पार्लियामेंट हुआ, उसके बाद पुलवामा जैसा अटैक हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद अगर देखें तो काफ़ी अटैक जैसे दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। सो इट्स अ प्लान्ड, हमेशा प्लान्ड होता है। और क्या अचीव करना चाहते हैं, पॉलिटिकल। अगर JNK में इंसर्जेंसी टाइप कुछ अटैक हो रहे हैं, पुलवामा टाइप अटैक, तो उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको JNK हासिल करना है। दूसरा आइडियोलॉजिकल, जैसे कोई भी अगर हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, दे आर मेनली बेस्ड ऑन माइस्ट आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो स्कॉलर्स, कुछ एक स्कॉलर्स जो सोशल साइंस डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। जैसे सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट सोचता है कि जैसे कैसे किस तरह से ये टेररिस्ट या फिर टेररिज्म का ओरिजिन कहाँ से वो ट्रेस करते हैं। जैसे मार्जिनलाइजेशन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दूसरा डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उनमें क्या होता है, मेनली फ्रस्ट्रेशन एंड एलियनेशन। तो एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन जब भी किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में होता है तो वो एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है, किसके लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। कौन उसको रिक्रूट करता है, जिसको वो यूटिलाइज कर सके। जैसे ISI किसको रिक्रूट करता है, जो कि फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, एलियनेटेड फील करता है मेन स्ट्रीम इंडिया से, तो उसको वो रिक्रूट करते हैं फॉर देयर वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो ये किसको रिजोर्ट करता है, वायलेंस, और इसको हम बोल देते हैं इन लास्ट टेररिस्ट वायलेंस। अब फ्रांस में देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर ये एक डेफिनेशन का क्या है, इन दोनों के बीच काफ़ी प्रॉब्लम है। फ्रांस की कुछ कॉलोनी होती थी जैसे अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में अब लेबर इन फ्रांस में भी लेबर थे। उसके बाद काफ़ी जनरेशन वहाँ पे रही साउथ अफ्रीका में फ्रांस की। उसके बाद क्या हुआ, अब जो लोकल पॉपुलेशन थी वो हमेशा से एज ए कॉलोनी के अंडर वो रह रही थी, तो उनके जो राइट्स थे वो डिप्राइव्ड थे, वो फ्रस्ट्रेटेड थे वहाँ के लोकल्स, जो साउथ अफ्रीका की लोकल पॉपुलेशन थी, बिकॉज वो कॉलोनी में रह रहे थे तो उनके राइट्स नहीं थे उनके पास, एलियनेट फील कर रहे थे। तो उसके बाद कुछ एक अटैक कैरिड आउट किए गए अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उसको वो बोलते हैं लॉन वुल्फ टेररिज्म। अभी लॉन वुल्फ अटैक भी देखा हमने काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में, फ्रांस में, जर्मनी में, जहाँ पे एक बोलते हैं कि नाइफ लेके भी, उसको लॉन वुल्फ अटैक बोलते हैं, नाइफ लेके भी वो ही गोज़ आफ्टर पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उसको वो टारगेट करते हैं। सोशोलॉजिकल थ्योरी में अगर देखें तो एशिया में भूटान एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। भूटान में जैसे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई थी तो उससे एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा था, लेकिन काफ़ी लोग जो एनवायरनमेंट के काफ़ी करीब थे, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट थे, वो खुद को क्या डिप्राइव्ड महसूस कर रहे थे। तो उसके बाद एनवायरनमेंट का अफेक्ट हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वहाँ पर राइटली इंटरवेंशन किया। राइटली इंटरवेंशन क्या हुआ, वहाँ पर डेवलपमेंट को रोक दिया गया।
कि जो फॉल्टी डेवलपमेंट मेथड था, जिससे एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा था, जिससे पीपल ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो उसको रोक दिया। उसके बाद जो एलियनेशन वाला जो प्रोग्राम था वो सब वहाँ पे कम हो गया। उसके बाद टेररिज्म जैसी घटनाएं भूटान में नहीं दिखेगी। तो ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स इसीलिए भूटान का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उस भूटान के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, उसके लोगों के लिए। तो अगर हम इंडिया की बात देखें तो MDFA, एम का मतलब आपका क्या है यहाँ पे, मार्जिनलाइजेशन, डी का मतलब डेप्रीवेशन, एफ का मतलब फ्रस्ट्रेशन, ए का मतलब एलियनेशन। तो ये सभी चीज़ें इंडिया में भी कारगर हैं। जैसे टेररिज्म, ये टेररिज्म के एजेंट्स हैं। जहाँ भी ये चीज़ें किसी भी लोकेलिटी में आपको मिलेगी, किसी भी रीजन में आपको ये मिलेगी, किसी पॉपुलेशन में ये सभी चीज़ें जहाँ मिलेगी, वहाँ पे टेररिज्म जैसी घटनाएं आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी। अब टाइप्स ऑफ टेररिज्म देखें तो कौन कितने टाइप के हैं। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, इंटरनेशनल टेररिज्म है, और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म क्या है। सपोज कीजिए दिस इज ए पाकिस्तान एंड बी इज इंडिया। सो ए ऑलवेज फाइट्स विद इंडिया एंड बी डिफीट्स द पाकिस्तान। अब ये हमेशा चलता है कन्वेंशनल वॉर में। तो ए गेट डिफीटेड मैनी टाइम्स, पाकिस्तान डिफीटेड मैनी टाइम्स, बिकॉज कन्वेंशनली वी आर मच सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। तो मिलिट्रीली हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं पाकिस्तान से। तो अब ए को, पाकिस्तान को समझ आ गया कि वी विल नॉट फाइट डायरेक्टली विद इंडिया बट इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या मीन्स होंगे आपके, इनडायरेक्ट वार के आपके दिस प्रॉक्सी ग्रुप, उसको हम नॉन स्टेट एक्टर्स भी बोलते हैं। अब नॉन स्टेट एक्टर्स की हेल्प लेके पाकिस्तान इंडिया से लड़ रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। अब जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उसको हम थोड़ा और समझेंगे। जैसे एफओज भी बोलते हैं इसको, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन प्लस ओजीज, ओवर ग्राउंड वर्कर्स, जो ग्राउंड पे रह के जो काम करते हैं, या फिर फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, जैश ए मोहम्मद, ठीक है, इंडियन मुजाहिदीन, ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। और उसके साथ ही ओवर ग्राउंड वर्कर का एग्जांपल दूं, जैसे काफ़ी, जैसे बुरहान वानी, ओवर ग्राउंड पे रह के वो ऑपरेशन करने पड़ते थे, उनको टेररिस्ट एक्ट कैरिड आउट करने पड़ते थे। तो ये दोनों क्या किसके कॉम्पोनेंट है, प्रॉक्सी वार। तो ये इनडायरेक्ट वॉर है। अब पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है तो उसको स्पॉन्सर बोल देते हैं, इंडिया पे अटैक कैरिड आउट हो रहा है उसको क्या बोल देते हैं, विक्टिम। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ए चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी, 2014 में CAPF एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, किस तरह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एक थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अब जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे डू रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन एक आइडियोलॉजी है जिसमें आपको काफ़ी क्या बना जाता है, मेन स्ट्रीम जो थॉट प्रोसेस है उससे अलग आपको एक्सट्रीम सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। किसी एक रिलीजन को लेकर आप काफ़ी एक्सट्रीम हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि यही रिलीजन सबसे बेस्ट है, इसी रिलीजन को फ्लरिश करना चाहिए। तो ये हो गया आपका रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। अब दो तरह के आपके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शॉर्ट टर्म काम करती है, एक है लॉन्ग टर्म काम करती है। शॉर्ट टर्म जैसे काफ़ी छोटे ड्यूरेशन के लिए ये टेररिस्ट अटैक कैरिड आउट करती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है तो आप डायरेक्टली टेररिस्ट अटैक नहीं कैरिड आउट कर सकते। तो लॉन्ग टर्म फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन आपकी पॉलिटिक्स में एंटर करती है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट ये रेडिकलाइज करती है पीपल को। और लॉन्ग टर्म के लिए एस्टेब्लिश प्रेजेंस इन सोसाइटी में प्रेजेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, लोगों का मोबिलाइजेशन करना होगा, उनकी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करनी होगी, उसके साथ ही आपको पॉलिटिक्स में एंटर करना होगा। तब धीरे धीरे स्लोली आप उनकी जो थॉट प्रोसेस है लोगों की बदल सकेंगे। उनका सपोर्ट पाने के बाद आप उनको रेडिकलाइज करेंगे। उसके बाद OGW, ओवर ग्राउंड वर्कर्स। तो ये ओवर ग्राउंड वर्कर्स सिटीजन ऑफ स्टेट बी, मतलब उसी स्टेट के वर्कर होंगे। जैसे बी है इंडिया, तो इसी के सिटीजन्स हैं ये। जैसे कुछ मार्जिनलाइज्ड खुद को महसूस करते हैं, मार्जिनलाइज्ड जैसे एक तो मेजोरिटी होगी किसी एरिया में, किसी भी रिलीजन से हो सकते हो मेजोरिटी ऑफ पीपल। दूसरा होता है माइनॉरिटी भी किसी रिलीजन से हो सकता है, उसका कुछ ऐसा नहीं है। तो जो भी माइनॉरिटी में है वो खुद को मार्जिनलाइज महसूस करते हैं, तो और डिप्राइव्ड, बिकॉज उनसे रिसोर्सेज काफ़ी नहीं होते, उनके पास एजुकेशन कम होती है, स्कोप कम होते हैं, पॉलिटिक्स में उनका स्टेक्स कम होता है, वोटिंग पावर उनकी कम होती है, तो दे फील डिप्राइव्ड। उसके बाद उनको यूज़ कौन करता है, अब ए है इसमें पाकिस्तान फॉर प्रॉक्सी वार, तो इनकी रिक्रूटमेंट करता है मेनली। तो OGW आर रिक्रूटेड बाय PGs, ओवर ग्राउंड वर्कर्स आर रिक्रूटेड बाय PGs। PG क्या है आपका, प्रॉक्सी ग्रुप्स मैंने आपको बताया थी, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन। तो इस तरह के ग्रुप जो है उसकी रिक्रूटमेंट करता है। तो स्टेट ए पाकिस्तान अगेन किसको स्पॉन्सर करेगा, प्रॉक्सी ग्रुप्स को। प्रॉक्सी ग्रुप्स किसकी रिक्रूटमेंट करेंगे, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये क्या बाद में बनाएंगे, OGW, ओवर ग्राउंड वर्कर। इसके बाद ये स्टेज है, किस तरह से ये स्टेज, जैसे लास्ट टेररिस्ट स्ट्राइक से लेकर फर्स्ट इनिशियल इंडक्शन तक कैसे ये स्टेज होती है। जैसे फर्स्ट स्टेज में आपको लॉजिस्टिक्स सपोर्ट या फिर रिक्रूटमेंट होगी ओवरग्राउंड वर्कर की, उसके बाद उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, उसके बाद उनकी जो माइंडसेट है वो बदला जाएगा थ्रू रेडिकलाइजेशन। उसको इस तरह की लिटरेचर पढ़ाई जाएगी, एक्सट्रीम लिटरेचर, एक्सट्रीम उनको कंटेंट दिया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद परसेप्शन, उनके सेंटिमेंट्स को चेंज किया जाएगा,
उनको बोला जाएगा यू आर वर्किंग फॉर द आवाम के लिए आप काम कर रहे हैं। उसके बाद उनको कोई टास्क दिया जाएगा टू कैरी इट आउट ए टेररिस्ट अटैक। तो इसमें से आपका एसए या फिर सीएपीएफ एग्जाम में लिखने लायक कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। जो लिखना होगा एसए में वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि क्या स्टोरी है, जिससे आप समझ सके। न्यूज़पेपर रीडिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा से वही एग्जाम्पल है, इसमें जो मेन जो है ये डेफिनेशन, ये टर्म कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री। क्या होती है कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री? जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट ए पाकिस्तान है, किसको स्पॉन्सर करेगा? प्रॉक्सी ग्रुप्स को। प्रॉक्सी ग्रुप्स किसको हायर करेगा? एफओ, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बोला। उसके बाद ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो ये सब मिलके क्या बनाती है? आपकी कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री। तो एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है जो कि टेररिज्म इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो स्टेट ए इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट कर रही है? इस पूरी इंडस्ट्रीज़ को। उसके बाद किसके अगेंस्ट? बी कौन है? इंडिया। तो इसी को बोलते हैं हम प्रॉक्सी वार। डायरेक्टली पाकिस्तान इन्वॉल्व ना होके किसको इन्वॉल्व कर रहा है? इस ग्रुप को, प्रॉक्सी ग्रुप्स को। तो नेक्स्ट है, जैसे ये 3 वॉर अभी तक हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, 1947 में, 1968 में, 1971 में। तीनों में पाकिस्तान को डिफीट किया गया है। लेकिन 1965 जो वॉर था उसमें काफ़ी हिस्टोरियन बोलते हैं या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी एनालिस्ट हैं वो बोलते हैं इट वॉज अ स्टेलमेट। दोनों के बीच एक ड्रॉ जैसी सिचुएशन पैदा हो गई थी, क्योंकि दोनों के जो हार्डवेयर थे, मिलिट्री हार्डवेयर, वो इतने एडवांस नहीं थे। तो इट वॉज अ स्टेलमेट। तो इंडिया पोजेसेस कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियरिटी एंड डायरेक्ट वार विद इंडिया इज़ फ्यूटाइल। ये किसको समझ में आ गया था? पाकिस्तान को। तो उन्होंने प्रॉक्सी वार का काफ़ी यूज़ किया गया। सिंस 1971 प्रॉक्सी वार विद इंडिया, ये इन्होंने रिजोर्ट किया पाकिस्तान ने। फिर 1971 में अब यूएस की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से सारे सिनेरियो को चेंज कर देती है कि यूएस ही एक मेन कल्प्रिट है। जिस भी एरिया में वो जाता है वहाँ को डिस्टेबल करके वहाँ से निकल जाता है। पहले अफगानिस्तान में टेररिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं थी, यूएस ने ही उसको पैदा किया टू काउंटर द हेजिमनी ऑफ रशिया। तो रशिया की इन्वॉल्वमेंट यूएस को बिल्कुल नहीं भा रही थी कि रशिया अफगानिस्तान में जाके वहाँ अपनी हेजिमनी कायम करे। तो रशिया को काउंटर करने के लिए यूएस ने क्या किया? वहाँ के लोकल पीपल को रिक्रूट किया, उनको रेडिकलाइज किया। रेडिकलाइज इन द सेंस उनको बोला कि रशिया जो है ये कम्युनिस्ट है, इट इज़ एंटी गॉड, ये गॉड में बिलीव नहीं करता। और जो अफगानिस्तान के लोग थे वो इस्लाम को फॉलो करते थे, दे बिलीव इन गॉड, उनके अल्लाह उनको जो बोलते हैं, उनका जो उनके फेथ है, उनका बिलीव है। तो उन्होंने अफगानिस्तान की पॉपुलेशन ने क्या पाया? ये इसके अगेंस्ट है, इनके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है। तो उन्होंने काउंटर किया किसको? यूएसएसआर को। तो अभी देखते हैं कि यूएस इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस यहाँ पे किस तरह से बढ़ गई। जब यूएस का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में हुआ तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा क्या था रीजन जिसके थ्रू अमेरिका अफगानिस्तान में जा सकता था। तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस यहाँ बढ़ गई। पाकिस्तान को काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला और सुपीरियर टेक्नोलॉजी भी मिली, जो कि इंडिया को वो क्या कर सकते थे? काउंटर कर सकता था पाकिस्तान बाय गेटिंग सुपीरियर टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएस। जैसे F-16 एयरक्राफ्ट किससे लिया है पाकिस्तान ने? अमेरिका से, क्योंकि एक एलाई है पाकिस्तान यूएस का। तो यूएस इन पाकिस्तान वर्सेस यूएसएसआर इन रशिया, ये दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसमें यूएस देखें तो यूएस ने पाकिस्तान को बोला कि वी नीड टू गो टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हमें जाना है, उसके पीपल का सपोर्ट लेना है, उनको आपको बोलना है कि रिलीजन आपका डेंजर में है। उसके बाद यूएसएसआर एट द सेम टाइम इन्वेडेड अफगानिस्तान, और यूएसएसआर में उस टाइम कम्युनिस्ट थी जो गवर्नमेंट। अफगानिस्तान गॉड फियरिंग पीपल थे, उनका बिलीव था गॉड सिस्टम में। उसके बाद अफगानिस्तान डिड नॉट लाइक आउटसाइडर टू इंटरफियर टेरिटरी। तो अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है उनको क्या फील हुआ? एलियनेशन फील हुआ, वो मेन स्ट्रीम उससे एलियनेट फील कर रहे थे। तो यूएस एक्सप्लॉइटेड दिस अपॉर्चुनिटी, यूएस ने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने उसको फाइनेंशियल क्या दिया? फाइनेंशियल सपोर्ट दिया अफगानिस्तान की पॉपुलेशन को, प्लस पाकिस्तान ने क्या दे दी? ज़मीन किस तरह से? अब ट्रेनिंग तो करनी होगी यहाँ पे अफगानिस्तान लोगों की। तो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए, किसने? अमेरिका ने बनाए, जो कि अफगानिस्तान के लोगों को वहाँ पे ट्रेन कर सके अगेंस्ट यूएसएसआर। सऊदी अरेबिया ने क्या दिया? पैसा, एम्युनिशन। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने एक और जैसे स्कॉलर भेजे पाकिस्तान में टू टीच इस्लाम, ये बताने के लिए इस्लाम डेंजर में है ड्यू टू यूएसएसआर। इसने अगेन इस सिचुएशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया, इट एक्सेंचुएटेड द एलियनेशन। उसके बाद यूएस, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान को डीस्टेबल करने में इन तीनों कंट्रीज़ का बहुत ही ज़्यादा पार्ट है, मेजर पार्ट। तो दे मोबिलाइज, ट्रेन, रेज आर्म एंड रजिस्ट रशिया इन अफगानिस्तान। उसके बाद जो ट्रेनिंग की बात है ये मैंने आपको बता दी। यूएस ने फंडिंग किया किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान है ब्रिंग अफगानिस्तान पीपल टू पाकिस्तान में लेके आया।
उसके बाद वहाँ पे कैंप बनाए पाकिस्तान में, यूएस इंटेलिजेंस ने उसको क्या प्रोवाइड की, आर्म्स एंड ट्रेनिंग, सऊदी अरेबिया ने क्या प्रोवाइड किया, फाइनेंशियल फंडिंग। उसके बाद अफगानिस्तान टुक ट्रेनिंग, अफगानिस्तान के लोगों ने ट्रेनिंग किया, दोबारा अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके कहाँ गए, अफगानिस्तान। उसके बाद वहाँ पे खुद को मोबिलाइज किया, उसके बाद रेजिस्टेंस दिया, किसको, उसके किसके अगेंस्ट खड़े हुए, यूएसएसआर के अगेंस्ट। उसके बाद अफगानिस्तान 1980 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, वहाँ पे एक मुजाहिदीन कैंपेन चलाएगी, जो आप सुनते हैं इंडियन मुजाहिदीन, ये मुजाहिदीन वर्ड, ये कैंपेन उन्होंने वहाँ पर चलाई। उसके बाद यूएस ने प्रोमिस किया कैंपेन चलाने के बाद कि मुजाहिदीन, अगर आप अफगानिस्तान से यूएसएसआर को निकाल देंगे तो हम आपको पावर जो गैदर करेंगे आप अफगानिस्तान में, पॉलिटिकल पावर ग्रास्प करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये उन्होंने काम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यूएसएसआर वहाँ से चला गया। तो अफगान रेजिस्टेंस ब्लीड यूएसएसआर, यूएसएसआर को काफ़ी इसमें सेटबैक देखने को मिला और 1988 में यूएसएसआर ने लेफ्ट कर दिया। यूएस वॉज आल्सो हैप्पी, उसके बाद यूएस भी वहाँ से चला गया। लेकिन 1988 में मुजाहिदीन ने क्या किया, उन्होंने क्या रिलीफ मांगी यूएस से, दैट दे वांट टू कम इनटू द पावर, बट यूएस ने उस टाइम क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो मुजाहिदीन के पास, इस ग्रुप के पास क्या था, एक ही स्कोप बचा था कि वो पाकिस्तान के पास जा सके। अब पाकिस्तान को पता था कि इस ग्रुप को क्या चाहिए, आर्म्स, एम्यूनेशन और पावर में भी आना है अफगानिस्तान में, तो क्यों ना मैं इसको एक्सप्लॉइट करूँ। तो इसने क्या किया, 1989 में मुजाहिदीन का यूज़ करके प्रॉक्सी वार छेड़ दिया इंडिया के खिलाफ। जेएंडके में जितनी इंसर्जेंसी देख रहे हैं आप, इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, वो किसका करा धरा है, पाकिस्तान का। प्रॉक्सी ग्रुप कौन सा लिया, मुजाहिदीन। उसके बाद देखें तो 1989 में पाकिस्तान ने, अब मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा कि किस तरह से प्रॉक्सी ग्रुप, लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। 1989 पाकिस्तान ने प्रॉक्सी ग्रुप की हेल्प ली, जैसे लश्कर तैयबा, उसके साथ हाफिज़ सईद और जफ़र इकबाल, आपको पता होगा, टू अटैक जम्मू एंड कश्मीर में अटैक कैरिड आउट करने के लिए। उसके बाद 1992 में क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी ग्रुप और द फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन और ओवरग्राउंड वर्कर, इनको हम क्या बोलते हैं, APHC। तो उन्होंने दूसरी फॉर्म ले ली, जैसे ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अभी आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हुर्रियत जो है कॉन्फ्रेंस है, इसमें किस तरह के लोग हैं, रेडिकल लोग हैं और सेपरेटिस्ट, जो कि सेपरेशन चाहते हैं मेनलैंड इंडिया से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इनका एजेंडा क्या है। और अगर 92 में इस प्रॉक्सी ग्रुप की बात करें तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, आगे मैं इसका नाम लूँगा UJC। तो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल एक अम्ब्रेला एंटिटी है, इसके अंदर काफ़ी टेररिस्ट ग्रुप हैं। जैसे अगर आपको देखें, हिजबुल मुजाहिदीन, HM, अल्लाह टाइगर, अल बदर, आपको सिर्फ ये मेजर ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है। उसके बाद अगर देखें 1999 में एक क्या हुआ था, आप क्या हाईजैक हुआ था, IC-814J, कांधार हाईजैक बोलते हैं, नेपाल से जो फ्लाइट इंडिया को आ रही थी वो हाईजैक कर लिया था। उसके बाद टेररिस्ट स्वैप हुए, यहाँ पे कुछ इंडियंस के कंपैरिजन में तो कुछ हमें टेररिस्ट रिलीज़ करने पड़े। उसमें से एक था मसूद अजहर, ही वेंट टू पाक आफ्टर रिलीजिंग। और 2002 में जो हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ था 2001 में, जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो जैश-ए-मोहम्मद एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसने खड़ी करी मसूद अजहर ने विद द हेल्प ऑफ ISI, प्लस पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया। अब इंडियाज़ रिस्पॉन्स क्या है, CTI मैंने आपको बोला था, कॉम्पिटिटिव टेररिस्ट इंडस्ट्री। ये देखिए कॉम्पिटिटिव टेररिस्ट इंडस्ट्री, इसके आपको एजेंट पता है क्या है, एजेंट ये है, कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड करता है, उसके बाद प्रॉक्सी ग्रुप, उसके बाद फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन दिस इंडियन मुजाहिदीन या फिर हिजबुल मुजाहिदीन, उसके बाद OG जो काम करते हैं, ओवर ग्राउंड वर्कर। तो ये पूरी इंडस्ट्री है। इसको इंडिया ने काउंटर करने के लिए क्या रिस्पॉन्स दिया है वो हम पढ़ेंगे। जैसे इंडिया ने एक तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की हेल्प ली है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की, आर्मी की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, और CTO क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंडर वी विल कैच टेररिस्ट ईदर अलाइव और किल देम। अगर अलाइव पकड़े गए तो वी विल इंटेरोगेट करेंगे तो कुछ इंटेलिजेंस देंगे विच विल अंडरस्टैंड इन CTI। इस पूरे स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करेंगे अगर कोई पर्टिकुलर टेररिस्ट जिंदा पकड़ा जाता है। तो इससे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं टू आइसोलेट पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी डिप्लोमेटिक भी बड़ी जीत होगी अगर हम कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसके अगेंस्ट ला सके पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान को हमने टाइम टू टाइम इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे पाकिस्तान सेंड टेररिस्ट टू इंडिया, जो टेररिस्ट बाद में जिंदा पकड़े जाते हैं या फिर मर भी जाते हैं, उनके पास जो हमें इक्विपमेंट मिलते हैं, जैसे उनकी राइफल, वो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी होती है। उसमें जो बुलेट है, बुलेट के पीछे जो मार्क होता है वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेड बाय पाकिस्तान लिखा होता है। तो उसके बाद जो वॉकी टॉकी है, वायरलेस है, यूनिफॉर्म है, शूज़ है, या फिर खाने पीने की चीज़ें हैं, रैपर्स हैं, वो सब पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ ने बनाए होते हैं। तो ये हमारे पास एक कंक्रीट एविडेंस मिलता है हमें। उसके बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये भी हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म पे, और ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ रीजनल
डिस्टेबलाइजेशन, रीजनल डिस्टेबलाइजेशन। इसी कारण, मेनली पाकिस्तान के कारण ही जो इतनी अच्छी ग्रुप है सार्क ग्रुपिंग, जिसमें इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है काफ़ी 30 सालों से सार्क में, और इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी आगे तक ले गए, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की वजह से ये प्लेटफॉर्म अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये ग्रुपिंग। तो अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से लश्कर तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है। लश्कर तैयबा के 3 जो मेन जो इसमें मेन एजेंट थे, इन्वॉल्व थे, वो थे हाफिज़ सईद, जफ़र इकबाल और एक ये अब्दुल्ला आज़म। तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पहले लश्कर तैयबा नहीं थी, सबसे पहले थी मरकज़ उद दावा, ये आपको याद करना है। तो लश्कर तैयबा नॉन स्टेट एक्टर है। इसमें अगर देखें तो इसका जो एक एजेंट था, एक पार्टनर था, वो 1989 में गुजर गया। उसके बाद 1989 में क्या हुआ, अंडर MDI क्रिएटेड आर्म विंग फॉर J&K कॉल, उसको लश्कर तैयबा बोला गया। तो ये सेपरेशन हो गया MDI और LET के बीच। उसके बाद ISI का रोल देखें इसमें, तो 1989 में लश्कर तैयबा और 1992 में UJC एंड APHC, दोनों को जो मैंने डेफिनेशन थी वो आपको ऊपर बताई थी। और 1999 में एक इवेंट हुआ IC 814J, जो हाईजैक हुआ था, कांधार हाईजैक जिसको बोलते हैं, उसमें ISI की इन्वॉल्वमेंट थी। और मसूद अजहर जो मेन इसका मास्टरमाइंड था, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था, जैश-ए-मोहम्मद। और जैश-ए-मोहम्मद ने 2001 में पार्लियामेंट अटैक भी कैरिड आउट किया, ये भी जैश-ए-मोहम्मद ने किया। तो ISI का अगर देखें तो ISI ने लश्कर तैयबा, UJC, APHC, तो UJC और APHC को मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ उनकी क्या डेफिनेशन थी। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जिसके अंडर ये सभी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो UJC आपकी क्या है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद APHC जो कि आपकी आल पार्टी हुरियत कॉन्फ्रेंस है, हुरियत जिसको बोलते हैं, जो कि इसमें रेडिकल पीपल की इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा इनकी डिमांड है सेपरेशन की, सेसेशनिस्ट। उसके बाद अगर देखें तो सेपरेटिस्ट, APHC सेपरेटिस्ट इन J&K। उसके बाद NSA नॉन स्टेट एक्टर कौन है, UJC। उसके बाद लश्कर तैयबा भी आपका नॉन स्टेट एक्टर है, जो सभी कहाँ पे एक्टिव है, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर जो नॉन स्टेट, जैश-ए-मोहम्मद जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, उन्होंने सोचा कैन वी यूज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड कश्मीर, कश्मीर से दूर जाके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी और पार्ट में इंडिया के। सो फर्स्ट टाइम NSA आउटसाइड कहाँ यूज़ की, 2001 में पार्लियामेंट अटैक में जैश-ए-मोहम्मद यूज़ की गई बियॉन्ड कश्मीर। सो इसकी टेस्टिंग की गई यहाँ पे। उसके बाद 2002 में पाक शिफ्टेड स्ट्रेटजी, क्या शिफ्ट किया उन्होंने स्ट्रेटजी में, जैसे ISI टोल्ड हाफिज़ सईद हेड ऑफ लश्कर तैयबा एंड MDI। तो इसमें MDI के 2 विंग थे, आर्म्ड विंग था आपका लश्कर तैयबा, पॉलिटिकल विंग कौन सा बना आपका, जमात उद दावा, टू रेडिकलाइज इंडियन। उन्होंने बोला कि रादर देन सेंडिंग पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, नाउ वी विल रिक्रूट पीपल फ्रॉम इंडिया ओनली। तो वहीं से हम उनके लोगों को रेडिकलाइज करेंगे, उन्हीं को हम क्या करेंगे, रिक्रूट। तो ये उनकी स्ट्रेटजी में शिफ्ट थी 2002 के बाद। तो ISI, JUD और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड रेडिकलाइजिंग यूथ। फॉर शॉर्ट टर्म के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे जैश-ए-मोहम्मद टाइप, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको पॉलिटिक्स में एंटर करना होगा। तो ये 2 स्ट्रेटजी उनकी चेंज हुई। उसके बाद यूज़ रेडिकल इंडियन ग्रुप एंड दे आल्सो क्रिएटेड PGs। आपका PG क्या है, प्रॉक्सी ग्रुप्स, यूज़ रेडिकलाइज ग्रुप्स टू टेरर इन इंडिया। तो रेडिकलाइज ग्रुप आपको फॉर्मेशन करना होगा टू कैरिड आउट अटैक इन इंडिया। तो पाकिस्तान ने ऐसा शिफ्ट किया क्यों, क्योंकि इंडिया ने क्या किया, काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात उठाई कि पाकिस्तान इज़ अ मेजर डिस्टेबलाइजर इन द रीजन, और काफ़ी कंक्रीट एविडेंस भी दिए। तो पाकिस्तान को शिफ्ट करनी पड़ी अपनी पॉलिसी। 2001 में जो 9/11 हुआ उसमें भी बोला कि पाकिस्तान का सपोर्ट था। अब US ने इन्वेड कर दिया अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान में इन्वेड कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान को क्या नहीं मिल रहा था, टेररिस्ट। उसके बाद ग्लोबल वार ऑन टेरर लॉन्च, क्योंकि 9/11 होने के बाद एक बहुत बड़ी क्या है, वाटरशेड मूवमेंट है ये। उसके बाद पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज़ किया कि टेररिस्ट जैसे भी कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि इंडिया तो काफ़ी टाइम से उससे अफेक्ट था, लेकिन डेवलप्ड कंट्री उससे अफेक्टेड नहीं थी। तो ग्लोबल कम्युनिटी ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया कि टेररिस्ट एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड के लिए, उसको कैसे ना कैसे हमें काउंटर करना होगा। तो पाकिस्तान ने शिफ्ट करना पड़ा अपनी पॉलिसी। नाउ इंटरनेशनल प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू स्टॉप टेरर स्पॉन्सरशिप इन कश्मीर। अब ये इंप्लीमेंट कैसे हुआ, ISI ने स्टॉप कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन दिस कॉम्पिटिटिव टेररिस्ट इंडस्ट्री फॉर J&K, अब ISI ने डाइवर्ट किया इस ग्रुप को टू ऑल ओवर इंडिया। अब बोला कि J&K में नहीं करेंगे, पूरा इंडिया में करेंगे कहीं ना कहीं। तो 2002 में जैसे पॉलिटिकल विंग में उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया, जो जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव थे। 2002 में इंडिया में आ गए वो सब। और 1977 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी सिमी, उसको बोलते हैं स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये यहीं से इनका रिक्रूटमेंट था जम्मू एंड कश्मीर से। इनिशियली इनका क्या एजेंडा था,
पीसफुली हमें क्या करना, फाइट करना है, किसके राइट्स के लिए, मुस्लिम इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इनको क्या टारगेट किया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को, सिमी। तो ये सिमी किसके, आईएसआई ने इसको देखा कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसका क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने उसमें जो यूथ इन्वॉल्व था उसको रेडिकलाइज करने का क्या किया, काम किया। और 2 इवेंट जो हुए हमारी हिस्ट्री में, जैसे बाबरी मस्जिद डेमोलिशन एंड बॉम्बे ब्लास्ट, दिस पर्टिकुलर इवेंट एडिड फ्यूल इन द फायर। तो ये बाबरी डेमोलिशन ने क्या, इसको सिमी जो पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन थी इनको रेडिकलाइज कर दिया। इसके बाद 1990s में रेडिकल पोजीशन, 1996 में जिहाद अगेंस्ट इंडिया, ये सिमी का बता रहा हूँ। 2001 में आफ्टर 9/11 सिमी प्रेज्ड ओबामा। तो ये पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इन्होंने प्रेज किया ओबामा को कि आपने 9/11 जैसा अटैक किया है अमेरिका पे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सिमी को बैन कर दिया। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट भी देखेंगे तो वहाँ पे मोर देन 100 वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैंड है थ्रू आउट इंडिया। काफ़ी नेम है, वो देखिएगा आप, MHA बैन करता है टाइम टू टाइम। 2002 में ये था, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सिमी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या है कि शॉर्ट टर्म फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर JUD। उसके बाद अगर हम देखें तो 2002 में ISI JUD, ISI किसको स्पॉन्सर करता था, JUD किसको स्पॉन्सर करता था, सिमी, जो कि शॉर्ट टर्म फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब लॉन्ग टर्म के लिए आपको मैंने बोला था कि पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा आपको, ये आप वायलेंस का रिजोर्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म के लिए आपको पीसफुल मीन्स चाहिएंगे। तो पीसफुल मीन्स के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए उन्होंने क्या बनाई, सर्टेन पॉलिटिकल ग्रुपिंग, जैसे ये सभी ग्रुपिंग उन्होंने बनाई। और इस तरह से वो अपने आप को हाइड कर लिया कि ये डिस्पाइट बीइंग इंटेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक की उनकी इंटेंशन थी, बट दे वर डूइंग सम स्मॉल वर्क्स, जैसे स्कूल मैनेज कर लिया, एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। तो ये अपने आप को ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप के अंडर लेके आ गए। तो इन्होंने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया एज एन ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप। उसके बाद अगर देखें तो ISI MDI प्लस JUD, ये दोबारा से हम आपके साथ रिवीजन कर रहे हैं कि लास्ट में क्या था। जैसे ISI स्पॉन्सर्ड है मेन, उसके बाद MDI जो ग्रुपिंग है, अब JUD जो आपकी वो थी अम्ब्रेला ग्रुपिंग, उसके आप शॉर्ट टर्म, उसके बाद लॉन्ग टर्म में कौन कौन इन्वॉल्व थे, मल्टीपल FOs, और शॉर्ट टर्म में सिमी इन्वॉल्व थी। और सिमी का जो देखें हम, सिमी जब रेडिकलाइज हुई तो इसको किसके लिए यूज़ किया गया, इंडियन मुजाहिदीन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ की रिक्रूटमेंट इसमें यूज़ कर दी गई। तो ये है आपका प्रॉक्सी वार, लड़ा जा रहा था ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, बट यूज़ क्या हो रहे थे आपके, प्रॉक्सी ग्रुपिंग। शुरू में क्या था पाकिस्तान का कि हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन या फिर वहाँ के लोग यूज़ करेंगे, बट 2002 में शिफ्ट हुआ उनकी स्ट्रेटजी में, कुछ हमने चेंज देखा कि नाउ वी नीड टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम इंडिया ओनली। तो 2005 में इंडियन मुजाहिदीन ने टेरर अटैक कैरिड आउट किया ऑन इंडियन सिटीजन एंड दिस विद द हेल्प ऑफ इंडियन सिटीजन। अब नाउ पाकिस्तान ऑन एज, नाउ पाकिस्तान डू नॉट स्पॉन्सर टेररिज्म इन कश्मीर, टेररिज्म इन इंडिया इज डन बाय इंडियन पीपल। अब पाकिस्तान के बाद के पास कहने के लिए बहुत कुछ हो गया कि हम तो स्पॉन्सर नहीं कर रहे। अगर आप देखेंगे जो वहाँ पे टेररिस्ट अटैक कर रहा है वो इंडिया के खुद के लोग हैं। तो पाकिस्तान अब प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी, ये वाली क्लोज का यूज़ कर रहा है, प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी। अब उन्होंने इंडियन पीपल को ही ट्रेन कर दिया, उनको ही रिक्रूट करते हैं, उनको ही ट्रेनिंग देते हैं। अब टेररिज्म इन इंडिया इज़ डन बाय इंडियन पीपल, दे आर डिसग्रंटल इंडियन। डिसग्रंटल इंडियन मीन्स जो एलिनेट फील कर रहे हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट नहीं देखी अपने रीजन में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और मार्जिनाइज सेक्शन से हैं। तो इंडियन डेमोक्रेसी इज़ वीक, इट इज़ नॉट इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव वे से काम नहीं किया गया, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ इन लोगों के साथ, बट दे गॉट रिक्रूटेड और ये इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ गए। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके बाद क्या हुआ, ISI ने फंडिंग कम कर दी, किसको, APHC को। सो दे लेस मनी होने के कारण, कम मनी होने के कारण, तो इनमें क्या हुआ, वी सी सम फैक्शन, काफ़ी इनके फैक्शन बट गए। NC नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, PDP बनी, तो ये पार्टीज़ बन गई। उसके बाद ये फाइनल है आपका कि किस तरह से पाकिस्तान ने इसको यूज़ किया है। जैसे पाकिस्तान, उसके बाद ये सभी ऑर्गेनाइजेशन, ISI ने किसका ओरिजिन किया, JEM जैश ए मोहम्मद, और एक और ऑर्गेनाइजेशन MDI ने कैसे, लश्कर तैयबा, दोनों कहाँ पे काम कर रही थी, जम्मू एंड कश्मीर में। लश्कर तैयबा ने 26/11 अटैक किया, जैश ए मोहम्मद ने 2009 में स्टोन पेल्टिंग इन कश्मीर, जैश ए मोहम्मद काम करती है। उसके बाद APHC, जो कि उसके अंडर आपकी APHC के अंडर क्या है, NC PDP एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये है आपकी लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद एग्जिस्ट सेपरेशन बट वीक, किस तरह की सेपरेशन मैं देखूँ तो JUD के अंडर क्या है आपकी, इंडियन मुजाहिदीन। उसके बाद सिमी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, जो है शॉर्ट टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए है, बट उसको रेडिकलाइज किया गया, सिमी को बैन किया गया। अब जो इसके मेंबर्स थे वो कहाँ यूटिलाइज हो गए, इंडियन मुजाहिदीन में, वो सेंड किए गए इंडियन मुजाहिदीन में फॉर द ट्रेनिंग। अब 2010 में जो जर्मन बेकरी ब्लास्ट कहाँ हुआ था, पुणे में, तो वहाँ पे
इंडिया के लोगों ने ही उसको कैरिड आउट किया आफ्टर ट्रेनिंग। सो ये था उनका तरीका। उसके बाद लॉन्ग टर्म रेडिकलाइजेशन ग्रुप, ये सब आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। हाउ डज़ इंडिया टैकल टेररिज्म, किस तरह से टैकल किया है, जैसे इंस्टीट्यूशनल मॉडल है, टेररिज्म डॉक्ट्रिन है। उसके बाद इंडिया टेररिज्म इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर हम देखें तो ये है इंडिया का इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। देखें टेररिज्म इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, जैसे रो काम करता है। रो हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है, जितनी भी पार्टीज़ हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ISI, MDI, तो एक होता है हमारा स्पेशल सेल। उसके बाद है IB, उसके बाद है ATS, एंटी टेरर स्क्वाड, IB के अंडर ही STF, स्पेशल टास्क फोर्स, ये स्टेट पुलिस है आपकी, ठीक है, बॉडीज ऑफ स्टेट पुलिस। ATS एंड STF आपकी स्टेट पुलिस है, ये इंटेलिजेंस गैदर करके IB को देती है। ऑपरेट स्टेट्स लेवल यूनियन एजेंसी, सो गैदर इंटेलिजेंस अबाउट IM SMI एंड सेंड टू इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के आने के बाद ये सभी कहाँ, मैंने आपको कल बताया था कि नेट ग्रिड जैसी एक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी इंटेलिजेंस एजेंसी अपना इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। तो 2 वे फ्लो है, अभी यूनिडायरेक्शन फ्लो नहीं है हमेशा से कि रो ही हमेशा इन्फॉर्मेशन देगा स्पेशल सेल को या IB से यहाँ जाएगा। तो 2 वे है, यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन जा सकती। सो दिस मस्ट इज़ इन द लेक्चर, इतना ही हम आज इसमें स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।